Hello and welcome to Air Pravas Academy. I hope all of you are doing well. And today, as we move on to our next lecture, that is lecture number 3 of the series, which is Rapid Revision Series, जो कि अभी आने वाले एग्जाम जिसमें स्पेशली जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे जे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीरीज़ आप सबको पता है कि प्योरली जो है PYQ जो कि JK SSB ने पूछे हैं पिछले कुछ सालों में उन्हीं पे बेस्ड है। इससे पहले हमने इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी किए हैं जिसमें हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर 2025 का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस हमने किए, जिसका हमने GS और GK वाला पोर्शन पहले ही ख़त्म किया है। उसका जो बचा है एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पोर्शन वो हम अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम में ख़त्म करेंगे। बट चूँकि हम अभी GS GK पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम इस जो लेक्चर है इसमें सब इंस्पेक्टर फाइनेंस 2024 में जो 24 में जो अभी पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आज 15 शायद 16 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको पता है 16 क्वेश्चंस ही नहीं करने वाले हम। इससे रिलेटेड जो भी GK GS फैक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो अगर आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स नहीं देखे उनको ज़रूर देखें, आज का वीडियो ज़रूर देखें, शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और पूरा लेक्चर ज़रूर देखें। शुरू करेंगे इसी के साथ आज का लेक्चर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था सब इंस्पेक्टर फाइनेंस 2024, ठीक है। ये आपको पता है, ये हम इसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेस द धनु यात्रा फेस्टिवल। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर वाले हिस्से से आया है। धनु यात्रा फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करता है। आपके ऑप्शंस में गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और केरला है। यहाँ भी आपको याद रखना है धनु यात्रा फेस्टिवल जो है ये ओडिशा स्टेट में की जाती है। धनु यात्रा फेस्टिवल ओडिशा स्टेट में की जाती है। और ये एक और चीज़ इसके साथ याद रखना है वो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इसको कहा जाता है। ओपन एयर थिएटर, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इसी को कहा जाता है, जो कि ये धनु यात्रा जो कि उड़ीसा में की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो लॉर्ड कृष्णा माइथोलॉजिकल स्टोरी इसमें डिपिक्ट की जाती है, लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी, बस ये भी याद रखेंगे, कृष्णा की स्टोरी होती है इसमें। लॉर्ड कृष्णा और उनके जो अंकल थे, डेमन अंकल, उनका नाम था कांसा। डेमन अंकल जो उनके थे उनका नाम था कांसा। तो ये भी याद रखेंगे, कृष्ण और कांसा की स्टोरी इसमें डिपिक्ट की जाती है। और ये कहाँ पर डिपिक्ट की जाती है? उड़ीसा में, ठीक है। और इसको हम वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर मानते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर मानते हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा में एक और होती है, ये धनु यात्रा थी, इसके साथ साथ एक और होती है उसका नाम है रथ यात्रा। रथ यात्रा भी यहीं पे होती है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि अगर धनु यात्रा पूछी गई है तो रथ यात्रा भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का ही एक फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं हम नुआखाई फेस्टिवल। उड़ीसा हालांकि वो वेस्ट बंगाल में भी शायद होता है, तो वो नुआखाई फेस्टिवल मतलब एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, नुआखाई, ठीक है। तो नया खाओ वही वाला आप समझो, हार्वेस्ट में चूंकि नया ही फिर खाता है इंसान, तो नुआखाई इस फेस्टिवल का नाम है, ये भी याद रखना। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नवरात्रि होती हैं, जिसमें गरबा खेला जाता है, ठीक है। नवरात्रि, गरबा इसी में आपको देखने को मिलता है, गरबा किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है दुर्गा पूजा, ठीक है। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाता है, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। केरला की बात करेंगे, सबको पता है यहाँ पे ओनम फेस्टिवल जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, वो यहाँ पे मनाया जाता है। केरला में जब न्यू ईयर मनाया जाता है उस फेस्टिवल को बोलते हैं हम विशु। केरला का जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है उस फेस्टिवल का बोलते हैं विशु, ये भी याद रखेंगे, और केरला के साथ जो जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे इंडिया में, तो केरला के साथ एक क्लासिकल डांस जुड़ा हुआ है, उस क्लासिकल डांस का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। भारतनाट्यम जुड़ा है तमिलनाडु के साथ, भारतनाट्यम नहीं रहेगा, ये याद रखेंगे। भारतनाट्यम केरला के साथ जुड़ा हुआ है, केरला के साथ नहीं, भारतनाट्यम तमिलनाडु के साथ जुड़ा है। और केरला के साथ भी एक क्लासिकल डांस जुड़ता है जो कि यहाँ से शुरू हुआ था, ओरिजिन्स यहाँ से पाए जाते हैं, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, कुचिपुड़ी भी एक डांस है, क्लासिकल डांस, और ये आपका आंध्र प्रदेश से निकला हुआ, यानी कि आंध्र प्रदेश से कहा जाता है ये है, ठीक है। तो ये क्लासिकल डांसेस भी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, मैं ये भूल के आज बंद कर, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किससे एसोसिएटेड है?
ह्यूमन राइट्स, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनिमल राइट्स। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं और ह्यूमन राइट्स ये एक एनजीओ है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ एक है ये, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ। तो एनजीओ का काम क्या है यहाँ पे, ये ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है कि कहाँ पे वायलेशंस वगैरह होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं। तो लेकिन फिलहाल इसका आंसर ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ा। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बनी कब थी, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये 1961 में लंदन में लंदन बेस्ड एक पर्सन था, उसका नाम था पीटर बेनिसन ने इसको बनाया था 1961। याद रखेंगे नाम, बस ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ये अभी मैंने आपको बोला कल्चरल हेरिटेज के साथ जुड़ा हुआ है यूनेस्को। क्यों यूनेस्को, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे यूनेस्को जुड़ा हुआ है कल्चरल हेरिटेज के साथ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ जुड़ती हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, ये याद रखेंगे, ये आपका फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ काम करती हैं, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एनिमल राइट्स के लिए एक अवार्ड आता है, उसका नाम आता है पीटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसोसिएट है एनिमल राइट्स के साथ, ये भी आप याद रखेंगे। और इस साल 2025 का पीटा पर्सन ऑफ द ईयर, यहाँ पे अवार्ड मिलता है एक इंडिया में, पीटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में दिया गया रवीना टंडन को। ठीक है, रवीना टंडन को। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखेंगे, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीटा पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया पीटा पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया रवीना टंडन को 2025 का। और ये मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड। कौन से दिन हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज आपके सिलेबस में अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर दिसंबर 2 दिसंबर को मनाया जाता है सॉरी 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ये इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये आप याद रखेंगे, ये दिसंबर 2 हर साल मनाया जाता है। दिसंबर 10 को हमारा कौन सा डे मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट्स डे होता है, ये आपको पता होगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे फरवरी 2 को, इस दिन क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, फरवरी 2 इंपॉर्टेंट है, रामसर से जुड़ा हुआ है। तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे इस दिन कौन सा डे हम मनाते हैं। WWD के नाम से मैं हिंट दे दूंगा, बस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका नाम इसी से आता है। तो ये आपको बताना है, ये रामसर के साथ जुड़ा हुआ है। और फरवरी 10 को क्या होता है, फरवरी 10 को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल है, इंडिया में ही मनाया जाता है डीवॉर्मिंग डे। लेकिन फिलहाल आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ह्यूमन राइट्स डे दिसंबर 10 को मनाया जाता है। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है वो दिसंबर 2 को मनाया जाता है। और फरवरी 2 को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये भी आपको याद रखना है, जो कि रामसर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हम वेटलैंड्स कंजर्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्वाड दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ अलोंग विद द यूएस, यूएई एंड इजराइल। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, न्यू क्वाड का आपको पूछा गया था, उसका नाम क्या है, जिसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, यूएस, यूएई, इजराइल और इंडिया। तो न्यू क्वाड से मुराद यहाँ पे है I2U2। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। I फॉर इंडिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, I स्टैंड्स फॉर इजराइल, these are the two countries, and then we have U for United Arab Emirates, UAE and USA। तो ये 4 यहाँ पे कंट्रीज़ का एक ये आप समझिए ऐसा कि एक पार्टनरशिप है जिसमें ये 4 कंट्रीज़ आती है I2U2 के नाम से, इंडिया, इजराइल और उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA। ठीक है, तो ये एक एसोसिएशन है, इसको हम वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं, वेस्ट एशियन क्वाड। जो पुराना क्वाड था ना, जो एक्चुअल में क्वाड था, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो न्यू क्वाड के नाम से इसने कहा, जो पुराना क्वाड था उसमें, जो ओरिजिनल क्वाड था उसमें भी 4 कंट्रीज थी, जिसमें आपका इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो पुराना क्वाड था ना एक्चुअली, तो उसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, क्वाड कंट्रीज में ये आता है। I2U2 में आपको नई 2 कंट्रीज 3 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, तो वो भी याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखेंगे हम, द कैपिटल ऑफ टर्की इज़, टर्की की कैपिटल इस्तांबुल, अंकारा, इज़मिर, अंतालिया। सारी जो हैं यहाँ पे ऑप्शंस ये टर्की से ही रिलेटेड है, टर्की के ही ये क्या है, सिटीज़। तो इस्तांबुल टर्की की सबसे बड़ी सिटी है, और इस्तांबुल एक ऐसी सिटी है, दुनिया की वाहिद सिटी जो 2 कॉन्टिनेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये एशिया और यूरोप पे इसका आधा हिस्सा एशिया में आता है, आधा हिस्सा यूरोप में आता है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है अंकारा। अंकारा जो है कैपिटल है टर्की की,
पहले ये टर्की हुआ करता था, अब इसका नाम टर्की ये है, ठीक है? ये भी याद रखेंगे। इसका नाम चेंज किया गया 2024 में, तो अब ये कुछ टर्की ये लिखते हैं, ठीक है? ये याद रखना ज़रूरी है। इसका कैपिटल यहाँ पे है। इसकी अगर करेंसी की बात करेंगे तो टर्किश लिरा के नाम से आता है इसकी करेंसी टर्किश लिरा, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है टर्की, ये जो अंकारा इसकी कैपिटल है, ये 1923 के बाद से, जब से ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ वहाँ पे 1923 के बाद से ये कैपिटल है इनकी अंकारा, तो ये याद रखेंगे। इसके साथ-साथ जो यहाँ पे और एक चीज़ नाम ये याद रखना है, वो है इनका नाम ये चेंज हुआ 2022 में। जो ये नाम चेंज हुआ है ना, तुर्की से तुर्की है, ये 2022 में हुआ है, ओके? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। और ये तुर्की की इस्तांबुल जो है, ये 2 कॉन्टिनेंट्स में आती हैं, आधा यूरोप में, आधा एशिया में। ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपको पता होगा, टोटल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स आते हैं, ठीक है? 15 में से आपको 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स मिल जाते हैं, और 10 जो हैं नॉन परमानेंट होते हैं, जिनकी सीट हर 2 साल के बाद बदलती रहती हैं। हर 2 साल के बाद बदलती रहती हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें आपको सीएफआर याद रखेंगे। सीएफआर चाइना, फ्रांस, रशिया, उसके बाद U2 याद रख सकते हैं। सीएफआर U2 ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, इसके बाद यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। तो ये 5 हैं, इनके पास वीटोज़ हैं, ठीक है? मैंने पूरे नाम यहाँ पे नहीं लिखे, आप लेकिन लिख सकते हो। मैं फिर से लिख लेता हूँ। जो 5 परमानेंट हैं, उनमें आपका सबसे पहले आप याद रखेंगे चाइना। 5 परमानेंट में आता है आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, उसके बाद यूके एंड यूएसए, ठीक है? दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। और जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनमें मैंने जैसे बोला हर 2 साल के बाद उनका जो टर्म है बदलता रहता है, तो ये याद रखना है। यूएन में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स। 15 में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ओके? अब ये तो हो गया। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। तो नॉन परमानेंट पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। अब मुझे बताओ यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, या आप मुझे कमेंट में फटाफट से बता देंगे। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे आते हैं? इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया ने अभी तक 8 बार ये नॉन परमानेंट मेंबर में सर्व कर चुका है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, 8 टाइम्स अभी तक ये नॉन परमानेंट मेंबर में सर्व कर चुका है। लास्ट टाइम इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर का हिस्सा था 2021 और 22 में। 2021 और 22 में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्रेटरी जनरल कौन है? जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल अभी है, वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। एंटोनियो गुटेरेस, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये करंट अफेयर्स में भी रहता है। तो ये आपका पुर्तगाल से हैं, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं बार-बार यहाँ पे इन चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सार्क एसोसिएशन? जो सार्क है, ये जो एक रीजनल ग्रुप है सार्क, उसका कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है? तो यहाँ पे मेंबर नहीं पूछा है, तो चाइना सार्क का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट वुड बी चाइना। चाइना चूंकि सार्क का मेंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो चाइना ही रहेगा। चाइना सार्क का मेंबर नहीं है। अब ये सार्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने देख लिया चाइना इसका मेंबर नहीं है, तो ये याद रखना है। दूसरा, सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी याद रखेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ओके? तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसको अब आप पूरा लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है सार्क का फॉर्मेशन कब हुआ था, सार्क बना कब था? ये जो सार्क है, ये फाउंड किया गया था 1985 में, और ये बना था उस टाइम ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पे इसको बनाया गया था, ठीक है? ढाका बांग्लादेश में। इसको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सार्क के हेडक्वार्टर्स आपको काठमांडू, जो कि आपका नेपाल में आएगा। काठमांडू नेपाल इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कल मैंने इसलिए आपको बोला था आप एक कॉपी पे लिख लिया करें। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे आता है? आपका बांग्लादेश में, जो कि हेडक्वार्टर आएगा नेपाल काठमांडू में, और ये बना था ढाका 1985 में, और ये याद रखना है। इसके बाद इसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट वो भी हैं। इसके मेंबर्स जो है ना, वो याद रखने के लिए आसान सी ट्रिक, जो कि आप लोगों ने भी देखी होगी, एमबीबीएस पेन, ठीक है? एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पेन उठानी पड़ती है, तो वो उससे याद रखेंगे। अब ये एम स्टैंड्स फॉर, एम इज़ फॉर मालदीव्स। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अक्सर। एम मलेशिया को
टिक करके आते हैं वो नहीं करना। एम इज़ फॉर मालदीव्स, बी इज़ फॉर भूटान, बी इज़ फॉर बांग्लादेश, एस इज़ फॉर श्रीलंका, पी इज़ फॉर पाकिस्तान, ए इज़ फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ आई आपके यहाँ पे? 8 कंट्रीज़। कितनी आई? 8 कंट्रीज़। तो साग कितनी कंट्रीज़ का ग्रुप है? 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसके लिए आपको मैंने ये छोटा-सा निमोनिक भी बता दिया किस तरह से याद रखेंगे। एमबीबीएस में एम फॉर मालदीव्स, देन भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। सबसे लास्ट में यानी कि सबसे न्यू मेंबर भी आप बोल सकते हैं वो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जुड़ा था इसमें 2007 में, ठीक है? अफगानिस्तान इसमें जुड़ा था सार्क में 2007 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखेंगे द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर्स? आपको कुछ नहीं, यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया है WFP का, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पे हैं। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस आपके पास हैं वाशिंगटन DC, रोम, वियना एंड ब्रुसेल्स। तो इसके हेडक्वार्टर जो आपको याद रखना है ये है आपका रोम में, ठीक है? जो कि इटाली की एक सिटी है रोम इटाली, ठीक है? ये इटाली की एक सिटी है रोम, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे ये जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है हंगर और फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि फूड से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हंगर एंड फूड सिक्योरिटी इनका सबसे बड़ा एम होता है, हंगर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है? अभी जब 2020 में कोविड हुआ था तब इनको शायद जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2020 का। जी बिल्कुल, नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला 2020 में, जो कि वर्ल्ड फूड जो आपकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है इनको मिला था 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ भी। अच्छा काम करते हैं क्योंकि दुनिया के कोने-कोने में ये हंगर और फूड सिक्योरिटी को देखते हैं। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर आपको पता चल गया रोम में है, और रोम में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिसको हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है? ये भी याद रखेंगे, FAO का अगर कभी हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये भी रोम में ही आपको देखने को मिलेगा। अब ज़रा मुझे बताओ वाशिंगटन DC में किसका हेडक्वार्टर है? बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मुझे इसका आंसर बता, वाशिंगटन DC में किसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वर्ल्ड बैंक का और IMF का। वर्ल्ड बैंक, IMF जो कि जिनको हम बोलते हैं, कौन से सिस्टर्स इनको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF को, वो आप मुझे कमेंट में बता देंगे। वियना की बात करूँ मैं, यहाँ पे IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, उसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे OPEC का, OPEC जो कि ऑयल के साथ जुड़ता है, ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है, OPEC का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? ब्रुसेल्स में आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिलता है, EU, और NATO का हेडक्वार्टर, ठीक है? NATO का भी आपको हेडक्वार्टर यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसके साथ और भी कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं वो मेरे कमेंट्स में। अभी जो मैंने पूछा था वो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, पद्म विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। पद्म विभूषण जो है कौन से नंबर का सिविलियन अवार्ड आता है? देखो, सिविलियन अवार्ड्स हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है उनकी रैंकिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे सिविलियन अवार्ड्स आपको मिलते हैं। आपको पूछा गया है जो है पद्म विभूषण कौन से नंबर का है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड हाईएस्ट है, तो वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगर मैं इन अवार्ड्स की बात करूँ, जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं इंडिया में, सबसे हाईएस्ट नंबर पे आता है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो सिविलियन अवार्ड्स की मैं अगर बात करूँ, सबसे हाईएस्ट नंबर पे सिविलियन अवार्ड्स जो हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर पे आपका अवार्ड आएगा, उसको हम बोलते हैं भारत रत्न, ठीक है? भारत रत्न। सेकंड नंबर पे जो अवार्ड आपको मिलता है वो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है? थर्ड नंबर पे जो अवार्ड आता है उसको बोलते हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे जो अवार्ड आता है उसको बोलते हैं पद्मश्री, ठीक है? चौथे नंबर पे जो अवार्ड आता है उसको बोलते हैं पद्मश्री। तो ये चौथे नंबर का है। तो हाईएस्ट नंबर का आपका नंबर 1 जो आता है वो भारत रत्न आता है, नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण। यहाँ पे क्या पूछा है? पद्म विभूषण। तो यहाँ पे हाईएस्ट होगा? नहीं होगा। फोर्थ हाईएस्ट होगा? नहीं होगा। सेकंड, ठीक है? तो फिर से हम इसको यहाँ पे रिपीट करेंगे, सॉरी, यहाँ पे देखो हाईएस्ट तो नहीं है, हाईएस्ट हमारा होता है भारत रत्न, ठीक है? थर्ड हाईएस्ट हमारा कौन सा होगा? पहले इधर आएंगे। फोर्थ हाईएस्ट होगा पद्मश्री, ठीक है? पद्मश्री। सेकंड हाईएस्ट आपका पद्म विभूषण, ठीक है? सेकंड हाईएस्ट आपका पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट आता है पद्म भूषण, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये अवार्ड्स जो है ना इनको कब से ये दिए गए? तो ये याद रखना है 1954 से इनको इंस्टीट्यूट किया गया है, यानी कि 1954 से ये अवार्ड्स इंडिया में दिए जा रहे हैं, ठीक है? इस पॉइंट को भी नहीं भूलेंगे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। हाईएस्ट रैंक पे आता है BR यानी कि भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट पे पद्म विभूषण, थर्ड पे पद्म भूषण एंड फोर्थ पे पद्मश्री अवार्ड, ठीक है? ये फोर्थ नंबर पे आता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। आप देख रहे होंगे ना ये क्वेश्चंस आपको
ऐसा लग रहा होगा जैसे कि हम कोई ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सीरियसली ऐसे ही पेपर में आए थे, तो ऐसे ही मैंने भी इनको लिखा है। तो इनसे बहुत ज़्यादा जो आपका स्टैटिक पोर्शन है ना, वो रिवाइज़ हो रहा है। अगर आप एक्टिवली रिवाइज़ करो, एक्टिवली का मतलब मैंने आपको कल भी बोला था, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट्स में वो लिखो। आपके पास पेन पेपर होगा तो आप सारे पॉइंट्स नोट करके इनको बार-बार रिपीट करेंगे, तो आपके जो जीके पोर्शन है अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस में आपको फिर से मैं अवार्ड्स जो हैं मिलिट्री के अवार्ड जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, वो यहाँ पे आपको रिवाइज़ करने को मिल जाएँगे। हाईएस्ट अवार्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे परमवीर चक्र जो आपका है हाईएस्ट अवार्ड होता है गैलेंट्री अवार्ड मिलिट्री सर्विस में, ठीक है। मिलिट्री सर्विस में 2 तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं और एक होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो इस तरह से 2 वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स अलग है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स अलग है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बात की गई है हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस, तो यहाँ पे आपको परमवीर चक्र याद रखना है। मिलिट्री सर्विस के टाइम पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ परमवीर चक्र हाईएस्ट आता है यहाँ पे नंबर 1 पे परमवीर चक्र आता है, नंबर 1 पे आएगा पीवीसी परमवीर चक्र। सेकंड हाईएस्ट इसमें आता है आपका महावीर चक्र और थर्ड हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ वो आएगा वीर चक्र। वीर चक्र। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ये याद रखना है, सबसे थर्ड नंबर पे अगर आप याद रखेंगे तो वीर आता है। वीर से महावीर, महावीर से परमवीर, ठीक है? ये एक लेवल है, वीर, महावीर, परमवीर। तो अगर आप इस तरह याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको जल्दी याद रह जाएगा। वीर इज़ थर्ड नंबर, उसके जो ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा दैट्स महावीर, उससे ऊपर जो ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे अच्छा दैट इज़ परमवीर चक्र अवार्ड। तो ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स पूछेगा तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में भी आपको 3 अवार्ड्स याद रखने हैं, जिसमें आपको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप ये खुद लिख सकते हैं, ठीक है? उतना तो मुझे पता है आप कर लेंगे। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था वॉर टाइम का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन सर्विस, सर्विस का मतलब वॉर टाइम। तो यहाँ पे इसका आंसर था परमवीर चक्र, ठीक है? तो आई होप ये आपने यहाँ तक जो है सब कुछ समझ लिया होगा। आगे हम इस क्वेश्चन पेपर को कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज मैं थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है इसलिए। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। नई-नई चैनल है, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो होने में, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में कल।